इंडिया इज कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि हम 200 से ज्यादा कंट्रीज के लिए दवाइयां मैन्युफैक्चर करते हैं और दुनिया की 40% जेनरिक मेडिसिन इंडिया सप्लाई करता है। और जहां दूसरे देशों में डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए हफ्तों वेट करना पड़ता है, वहीं इंडिया में आप सेम डे डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड दैट्स नॉट ऑल, The life-saving cancer treatment drug Nexavar globally cost $5,500, which is around 5 lakh rupees. लेकिन इंडिया में सेम दवाई सिर्फ $105 यानी लगभग 9,000 रुपए में मिल जाती है। So we have the cheapest medicine in the world and we have immediate access to the doctors. It sounds very proud, right? But let me just break your bubble. For some weird reasons, still we pay at least 10 to 20 times extra at hospital bills. And you know what's even more shocking? इंडिया में 60% फैमिलीज एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से फाइनेंशियल डेविस्टेशन फेस करती हैं और हर साल 7% फैमिलीज सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाती हैं। So the question is, if we make world's cheapest medicines, then why are Indians going bankrupt by paying hospital bills? And why India's healthcare system is so much broken? Is it broken by design or by accident? So, as always, we will understand this with the help of data and facts. Let me just show you some numbers that does not make any sense. सोराफिनिब एक ऐसी दवाई जो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। इंडिया में रिटेल फार्मेसीज पर यह दवाई आपको अप्रोक्स 9,000 रुपीज में मिल जाएगी, लेकिन वही एग्जैक्ट दवा जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को दी जाती है देन इट कॉस्ट 50,000 to 1,20,000। इंसुलिन जो डायबिटीज ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 180 रुपए पर वायल है, जो आपको रिटेल फार्मेसीज पर 450 रुपए में मिल जाएगी। बट द सेम मेडिसिन इन हॉस्पिटल्स कॉस्ट एटलीस्ट 2,500 रुपीज। कॉमन एंटीबायोटिक्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया में सिर्फ 8 रुपए है और जो फार्मेसीज में सिर्फ 25 रुपए में मिल जाती है, वही दवाई हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को 150 रुपीज to 250 रुपीज में मिलती है। So basically we are paying 4 to 5 times more on every drug in hospitals for same test, for same drug and for same results. लेकिन अब ये क्राइसिस सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के एक्स्ट्रा चार्ज की हैबिट की वजह से अब लोग हॉस्पिटल्स पर ट्रस्ट ही नहीं करते। Just look at the data. In one survey, 74% people said that they do not trust hospitals. 61% लोगों ने कहा that their medical bills were higher than expected. And 36% people जिनके पास इंश्योरेंस है have reduced their visit to doctors because of high out-of-pocket expenses. And most shocking one, 12 to 20% people avoid hospitals until it's a life-threatening situation. एंड बिकॉज पीपल कम लेट टू हॉस्पिटल्स, जिसकी वजह से पहले तो बीमारी बढ़ जाती है, मोर्टेलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड यू नो व्हाट्स इवन मोर शॉकिंग, ऑन वन साइड वेयर इंडियंस आर प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लोग ही ट्रीटमेंट के लिए थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स या फैसिलिटीज नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन देशों का हेल्थ केयर सिस्टम हमारे देश के हेल्थ केयर से चीपर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इंडिया जो देश पूरी दुनिया को दवाइयां सप्लाई करता है, वो अपने ही देश के लोगों के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस? मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ? एंड फॉर दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 1983 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एक क्रिटिकल डिसीजन लेती है एंड इंडियन गवर्नमेंट ओपन्ड हेल्थ केयर टू दी प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि तब तक हेल्थ केयर वॉज मेनली रन बाय गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर ओवरवेल्म्ड, डर्टी, अंडर इक्विप्ड एंड पीपल डाइंग इन कॉरिडोर्स। तो आइडिया एकदम सिंपल था कि अगर प्राइवेट सेक्टर हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट एंड बेटर सर्विसेज आएंगी। और शुरुआत में जैसा कि प्लान किया गया था वैसा ही चला, लेकिन फिर आया 1991 का लिबरलाइजेशन, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इमर्ज होने लगे एंड काफी सारे हॉस्पिटल्स ओपन किए गए। अपोलो हॉस्पिटल जो 1983 में ही शुरू हो गया था, फोर्टिस 2001 में आया और देखते ही देखते मैक्स हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स नाम हर घर में जाने पहचाने बन गए। और फिर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडिया हेल्थ टूरिज्म का हब बन गया। फॉरेनर पेशेंट्स इंडिया आने लगे फॉर अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट।
But after 2000, something fundamentally changed because healthcare stopped being a service and it became an industry. क्योंकि private equity firms ने invest किया था and investors started demanding returns and suddenly hospitals had to show quarter growth, profit margins, shareholder returns and EBITDA target, जो कि आज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेवेन्यू में साफ साफ नजर आता है। अपोलो हॉस्पिटल एनुअल रेवेन्यू 21 करोड़, फोर्टिस हॉस्पिटल एनुअल रेवेन्यू 7,000 करोड़ एंड मैक्स हॉस्पिटल एनुअल रेवेन्यू 9,000 करोड़। क्योंकि अब ये सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं बल्कि बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस बन चुके हैं। और जब आप कॉर्पोरेशन बन जाते हैं तो आपका प्राइमरी ऑब्लिगेशन पेशेंट्स नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स होते हैं। एंड यू नीड ग्रोथ, यू नीड प्रॉफिट एंड यू नीड टू शो इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, जिसका प्रेशर हॉस्पिटल्स में बैठे हर डिपार्टमेंट और हर पर्सन तक जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स टू डिपार्टमेंटल हेड्स एंड इवन डॉक्टर्स। एंड समहाउ एवरीवन बिकेम अ सेल्स पर्सन, इवन डॉक्टर्स टू। एंड व्हाट्स द प्रोडक्ट? योर हेल्थ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं तो दवाई इतनी सस्ती कैसे मिल जाती है? वेल, इसका मेन रीजन है इंडिया में 2005 में आने वाला पेटेंट एक्ट, जिसमें एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को रोक दिया जाता है एंड जेनरिक मेडिसिन को लीगल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज इंडिया बिकेम द जेनरिक मेडिसिन कैपिटल। क्योंकि हम ब्रांडेड दवाइयों के कंपेयर में क्वालिटी ड्रग्स को 10 से 30% चीप कॉस्ट पर बना सकते हैं। दैट्स द मेन रीजन वी हैव द चीप मेडिसिन्स बट स्टिल एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स। सो द क्वेश्चन इज व्हाई? एंड द सिंपल आंसर इज द ब्रोकन बिजनेस मॉडल ऑफ हॉस्पिटल्स। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हॉस्पिटल्स असल में पैसा कैसे कमाते हैं। एंड व्हाट आई एम अबाउट टू शो यू विल शॉक यू। एक टिपिकल इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल का रेवेन्यू मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। 60 to 70% ऑफ इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, स्कैन्स, एक्सरे, pharmacy, medicines and consumables and room charges and other services, और 30 to 40% रेवेन्यू एक्चुअल मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे सर्जरीज, डॉक्टर कंसल्टेशंस फी एंड एक्चुअल हीलिंग से आता है। आपने बिल्कुल सही सुना, द एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, एक्सपर्टीज एंड हीलिंग सिर्फ 1/3 ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। द रियल मनी इज इन एवरीथिंग एल्स एंड दिस क्रिएट व्हाट एक्सपर्ट्स कॉल प्रिस्क्रिप्शन ट्रैप। I'll explain you कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हॉस्पिटल को 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है टू स्टे प्रॉफिटेबल। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, मेडिकल प्रोसीजर से 30 to 40% यानी सिर्फ 30 से 40 करोड़ की इनकम ही जनरेट हो पाएगी। सो देयर इज क्लियरली अ गैप ऑफ 60 to 65 करोड़ दैट नीड टू बी फिल्ड, जो कि हॉस्पिटल को जनरेट करना ही करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैक्सिमाइज टेस्ट, मेडिसिन्स and room charges. So when you go to a private hospital with headache or fever, असल में आपको सिर्फ एक डॉक्टर कंसल्टेशन, एक ब्लड प्रेशर चेकअप या शायद बेसिक ब्लड टेस्ट और बेसिक दवाई की जरूरत होती है। लेकिन आपको मिलता क्या है? कंसल्टेशन, कंप्लीट ब्लड टेस्ट दैट इंक्लूड ब्लड काउंट्स, लिवर फंक्शनल टेस्ट, किडनी फंक्शनल टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, प्रीमियम ब्रांडेड मेडिसिन, फॉलो अप कंसल्टेशन, और अगर सर में दर्द ज्यादा है देन आपको शायद MRI टेस्ट के लिए भी सजेस्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से आपका जो बेसिक बिल सिर्फ 1000 से 2000 आना था वो बिल आपका 10 से 20,000 तक इजीली पहुंच जाता है। एंड स्टडी शो कि पिछले 15 सालों में हर मरीज पर किए गए डायग्नोस्टिक टेस्ट की संख्या 340% तक बढ़ गई है। इसलिए नहीं क्योंकि हम ज्यादा बीमार हो गए, बल्कि इसलिए बिकॉज हॉस्पिटल्स नीड रेवेन्यू। और इस पर रिसर्च करते हुए हमने एक एक्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से बात की। उन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया जो आपको शॉक कर देगा। उन्होंने बताया कि हर डिपार्टमेंट के अपने डेली, वीकली, मंथली टारगेट्स होते हैं और अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाते तो डिपार्टमेंटल हेड और डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया जाता है। एंड इवन डॉक्टर्स को तो हर महीने स्कोर कार्ड्स तक दिए जाते हैं कि उन्होंने पेशेंट्स को कितने टेस्ट रिकमेंड किए। नाउ इमेजिन यू आर अ डॉक्टर एंड आपने अपनी लाइफ के 5 से 10 साल दिए डॉक्टरी की पढ़ाई में बिकॉज यू जेन्युइनली वांट टू हेल्प द पीपल टू रिकवर फ्रॉम देयर डिजीज। लेकिन हॉस्पिटल डॉक्टर से कराते क्या है? आपको हर महीने एक स्कोर कार्ड मिलता है एंड बेस्ड ऑन दैट कितने ज्यादा टेस्ट रिकमेंड किए, जिस पर आपका बोनस, आपका प्रमोशन एंड कई सिचुएशंस में तो आपकी जॉब तक डिपेंड करती है। एंड दैट्स वेयर इट गेट्स इवन मोर वर्स।
क्योंकि कई डॉक्टर्स को सिर्फ कमीशन बेसिस पे ही रखा जाता है, जहां डॉक्टर्स को 10 to 30% कट ऑन एवरी डायग्नोस्टिक टेस्ट दे प्रेफर्ड, परसेंटेज कट ऑन फार्मेसी सेल्स, बोनस ऑन हिटिंग मंथली टारगेट रेवेन्यू एंड इवन पेनल्टीज अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता है। एंड बीइंग अ डॉक्टर, जब आपके पास एक पेशेंट आता है और आपको पता है कि उसका काम सिर्फ 2 टेस्ट के अंदर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स को फिर भी ना चाहते हुए भी 8 से 10 टेस्ट रिकमेंड करने पड़ते हैं, जिससे हॉस्पिटल्स को ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू मिल सके। एंड नाउ दिस बिकेम अ मॉरल डिलेमा डिस्ट्रॉइंग इंडियन हेल्थ केयर फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज patients and doctors both are trapped because of this broken healthcare system and their business model। क्योंकि ट्रीटमेंट अब सिर्फ एक सेल्स बन के रह गया है एंड मेडिसिन एक फार्मेसी, और ये प्राइसिंग इशू तो बस शुरुआत है। दे आर जस्ट द सरफेस, क्योंकि इस सिस्टम को अंदर से खोखला करने वाले इससे भी ज्यादा शॉकिंग एंड इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में हम किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को पूरी तरह से डिटेल में समझना चाहते हैं, देन आई हम्बली थ्रेटन यू टू वॉच दिस एपिसोड ऑन थिंक स्कूल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।